जय भीम। नमो बुद्ध साथियों। तो साथियों, भारत के अंदर रिजर्वेशन के ऊपर एक बार फिर से बवाल मच ही गया। आज हम रिजर्वेशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किसी भी जाति वर्ग में उसका सब कैटेगराइजेशन करते हुए, यानी कि उसका बंटवारा करते हुए राज्य सरकार आरक्षण नीति लागू कर सकती है, आरक्षण दे सकती है। तो सबसे पहले तो हमें जानने की सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि ये जो आरक्षण है, आरक्षण की व्यवस्था आखिर है क्यों। अगर इसका लिटरली साधारण सा जवाब देना चाहूँ तो इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, वो है प्रतिनिधित्व के लिए। सरकारी नौकरियों में सभी जातियों को समान रूप से या समता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। सरकारी शिक्षा संस्थान में उनको पढ़ने के लिए समता के आधार पर मौके मिलें। राजनीति में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए समता के आधार पर समुचित अवसर प्राप्त हों। आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, इन आधारों पर समता के अनुरूप या समता को प्राप्त करने के लिए, या कहें कि सभी लोगों को समान करने के लिए जिन अवसरों की बात कही जाती है उसको आरक्षण की नीति कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत में ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके लिए ऐसी आरक्षण की नीति जो है बनाए जाने की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर यह है कि निश्चित तौर पर भारत के अंदर ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण आरक्षण की व्यवस्था को लागू करके समता के माध्यम से समानता को हासिल करने का लक्ष्य बनाए जाने की भारी आवश्यकता है। ये विषमता कहाँ पर विद्यमान है, इस पर भी हमें नज़र डालने की ज़रूरत है। इस विषमता के ऊपर लगातार चर्चाएं होती रही हैं, लगातार लोगों ने बात कही हैं, और इस देश में, इस देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश की सामाजिक व्यवस्थाओं की पूरी तरह से जानकारी देते हुए साफ साफ कहते हैं कि भारत में हिंदुओं की जो सामाजिक व्यवस्था है, हिंदुओं की जो सामाजिक व्यवस्था जो कि उनके धर्म ग्रंथों में पाई जाती है, धर्म ग्रंथों के आधार पर तय होती है, उसके कारण भारत का समाज टूटने के लिए मजबूर हुआ, या कहें कि उसको तोड़ा गया। और जब भारत के समाज को, भारत के लोगों को बांटा गया, तोड़ा गया, तो उनके बीच में बहुत सारे ऐसे वर्ग पैदा हो गए, और इन वर्गों के बीच में आपस में कलह कलेश चलता रहा, लड़ाई झगड़ा चलता रहा। कभी किसी वर्ग ने किसी दूसरे वर्ग के ऊपर विजय हासिल कर ली तो उसके सारे साधन लूट लिए और वह वर्ग संपन्न हो गया, तो कभी दूसरा अन्य वर्ग इसी प्रकार करके वो संपन्न हो गया। इस प्रकार से भारत के अंदर हिंदुओं की जो धार्मिक व्यवस्था है उसने ऐसी गहन खाई, बहुत विशाल खाई उत्पन्न कर दी सामाजिक व्यवस्था में कि पिछले 77 सालों के आज़ादी के इतिहास के बाद भी, 77 सालों के संविधान लागू होने के बाद भी, आज भी हम इस पर चर्चा करने के लिए मजबूर हैं कि क्या भारत में आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज 2024 में इस पर फैसला देने के लिए मजबूर है। तो ये जो कहें कि आरक्षण की जो व्यवस्था है इसका मूल क्या है, तो इसका एक ही उत्तर है, आरक्षण की व्यवस्था का जो मूल है वो हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था है। अब मैं तो इसे हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था नहीं कहूँगा, बल्कि हिंदुओं की अधार्मिक व्यवस्था कहूँगा। अगर हिंदुओं की कोई धार्मिक व्यवस्था होती
तो निश्चित तौर पर भारत का समाज बंटता नहीं, भारत में गरीबी नहीं होती, भारत में किसी भी प्रकार की मजबूरी नहीं होती। लेकिन अगर भारत में आज गरीबी है, मजबूरी है, शोषण है, अत्याचार है, लूट खसोट है, नाना प्रकार की समस्याएं मौजूद हैं, तो उसका केवल एकमात्र कारण अगर कहा जा सकता है तो वो है हिंदुओं की अधार्मिक व्यवस्था, जिसको उन्होंने बार बार भारतीय समाज के सामने धार्मिक व्यवस्था कहकर प्रस्तुत किया, धार्मिक व्यवस्था का हवाला दिया कि ऐसा उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, कि ऐसा उनके धर्मशास्त्र कहते हैं, कि ऐसा अगर उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, धर्मशास्त्र कहते हैं, तो ये भारतीय समाज को मानना ही पड़ेगा। एक बहुत लंबा समय भारत के भीतर लगभग 563 ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक, लगभग 12वीं शताब्दी तक भारत का स्वर्णिम काल भी रहा, जिस दौरान भारत को विश्व गुरु का दर्जा भी मिला। भगवान बुद्ध के धम्म, मैं कहूँ कि भगवान बुद्ध के सधम्म के प्रभाव के कारण भारत की जनता में जो वर्ग, जो ब्राह्मणवाद ने बांटे थे, उसकी खाई जो है पटने लगी थी। लोग खुशहाली का जीवन जीने लगे थे, लोगों में समानता, भाईचारे की भावना पैदा होने लगी थी, एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना भी मन में बैठने लगी थी। लेकिन ये सब काम चल ही रहा था, ये सामाजिक रिपेयरिंग चल ही रही थी कि इतने में ब्राह्मणवादियों और कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण भारत की सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। यह आमूलचूल परिवर्तन लगभग 100 ईसा पूर्व के आसपास की घटना, जो कि पुष्य सुंगमित्र के काल में हुई, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। वहाँ से एक छोटा सा राज्य जिसे साकेत कहा जाता था, आज जो कि अयोध्या नगरी है, उसमें जो कि उस समय वहाँ के राजा थे बृहत मौर्य, जो कि अशोक के वंशज थे, उनके कुल के 10वें राजा थे। उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने वह शासन हड़प लिया, और उस शासन को हड़पने के बाद वहाँ पर एक ब्राह्मण राज्य की स्थापना करने की जो उसके मन में, उसके पूर्वजों के मन में बहुत पुरानी कशिश थी, पीड़ा थी, चोट थी, आकांक्षा थी, उसको पूरा करने की उसने योजना बनाने लगी। आप देखेंगे कि इसी काल से बहुत सारा साहित्य लिखा जाने लगा। रामायण, महाभारत, गीता, इनकी रचनाएं हुई, और इन सभी ग्रंथों की रचनाओं का अगर आप कारण जानना चाहेंगे कि ये रचनाएं क्यों हुई, तो उसका कारण सिर्फ एक है कि भारत में जातीय व्यवस्था को मजबूत करना, भारत के लोगों को यह बताना कि आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, आपकी जाति का क्या स्तर है, आपको किस जाति के अधीन रहना है, या आपको किस जाति को अपने अधीन रखना है। हालांकि सभी ग्रंथों में फुसफुसाहट इस बात की है कि यह जातीय व्यवस्था कर्म आधारित है, और हालांकि बहुत से विद्वान कहते हैं कि जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था है। लेकिन एक ऐसी वर्ण व्यवस्था जो कि ऐसी 4 मंजिला इमारत है जिसके भीतर सीढ़ियाँ ही नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जा सकता, फर्स्ट फ्लोर पर रहता है तो सेकंड पे नहीं जा सकता, सेकंड पे रहता है तो थर्ड पे नहीं जा सकता, थर्ड पे रहने वाला कभी भी ना तो सेकंड पे आ सकता है, ना फर्स्ट पे आ सकता है, ना ग्राउंड पे आ सकता है। तो ऐसी एक वर्ण व्यवस्था को बताने का लगातार प्रयास किया जाता है समाज में, उसको गौरवान्वित कराने का काम किया जाता है। हालांकि प्राकृतिक रूप से इस व्यवस्था की जानकारी, इस व्यवस्था की जांच करने का प्रयास हिंदुओं ने कभी किया ही नहीं, हिंदुओं ने कभी ईमानदारी दिखाई नहीं। हिंदुओं में से कुछ एक विद्वान पैदा हुए जिन लोगों ने हिंदुओं की इस बेकार की, बिना बात की, अप्राकृतिक, अमानवीय
व्यवस्था का न केवल विरोध किया बल्कि उस हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की एक अच्छी विश्व स्तरीय प्राकृतिक व्यवस्था को गले से लगाया और उसका प्रचार प्रसार भी किया। ऐसे ब्राह्मणों की बहुत बड़ी लिस्ट है जिन्होंने हिंदू धर्म को इस कारण से छोड़ा क्योंकि हिंदुओं के पास न्याय नहीं था, उनकी व्यवस्था में शोषण है, अत्याचार है। तो साथियों, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था की क्या आवश्यकता है, इस पर चर्चा हो गई क्योंकि रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ, भारत तो आज़ाद हुआ, लेकिन भारत के भीतर जो लोग अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं थे, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि पूरा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों की गुलामी के अलावा भी पूरे देश में और भी तरह की गुलामियाँ थीं। भारत के अंदर अंग्रेज़ों की गुलामी के अलावा एक जातिवाद की गुलामी भी थी। अंग्रेज़ों की गुलामी के अलावा और इस जाति की गुलामी के अलावा भी एक गुलामी थी, वो गरीबी की गुलामी थी, यानी कि अमीरों के द्वारा ला दी गई गरीबी की गुलामी। इसके अलावा एक और गुलामी थी, वो थी महिला वर्ग की गुलामी, स्त्रियों की गुलामी, जिनके ऊपर पुरुष चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो खुद दूसरी जाति का गुलाम है, चाहे वो खुद अमीरी का गुलाम है, चाहे वो खुद अंग्रेज़ों का गुलाम है, अपनी गुलामी के अलावा वह स्त्री को अपना गुलाम समझता है और स्त्री के ऊपर नाना प्रकार के शोषण और अत्याचार करता है। तो इस प्रकार से जो भारत की व्यवस्था थी, अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं थी बल्कि अंग्रेज़ों की गुलामी के अलावा भी नाना प्रकार की बहुत सारी गुलामियाँ भारत के अंदर मौजूद थीं। जब भारत को आज़ाद किया गया तो अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ से ये प्रयास किया कि भारत में जो दूसरी गुलामियाँ हैं उनके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए, उनको भी मुक्त कराना चाहिए, क्योंकि जब किसी ने किसी को गुलाम बना रखा हो और उसकी गुलामी से जो लोग गुलाम हैं वो मुक्ति पाना चाहते हों और उस गुलाम बनाने वाले व्यक्ति को ये दिखाई दे रहा हो उसकी गुलामी से जो मुक्ति चाह रहे हैं, उन लोगों ने भी दूसरे लोगों को गुलाम बना रखा है। तो निश्चित तौर पर जिसने गुलाम बनाया है और जिससे आज़ादी की मांग लोग कर रहे हैं, उसके भीतर भी यह इच्छा जागेगी, उसके भीतर भी प्रश्न जागेगा कि ये लोग मेरी गुलामी से आज़ादी की अपेक्षा करते हैं, तो मैं भी इनसे जो है जिन लोगों को इन लोगों ने गुलाम बना रखा है उन लोगों की आज़ादी की बात करूं। तो अंग्रेज़ों ने इसीलिए उन लोगों का भी ध्यान रखते हुए कि ये लोग जो हमसे आज़ादी मांग रहे हैं, इन लोगों ने विभिन्न जातियों को गुलाम बना रखा है, गरीबों को गुलाम बना रखा है, स्त्रियों को गुलाम बना रखा है, तो इन सब के अधिकारों की भी बात होनी चाहिए। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने शर्त रखी कि भाई पहले आप जो है अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को कैसे चलाओगे, इसकी एक योजना जो है हमारे सामने प्रस्तुत करो। हम नहीं चाहते कि क्योंकि हमारे अधीन भारत है और जब हम भारत को छोड़ें तो भारत के किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे द्वारा तो अन्याय उनको महसूस नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उतना तो हम न्याय करें। तो इसीलिए जब उन्होंने ये योजना की मांग की, यानी कि एक संविधान की मांग की कि आप एक संविधान बनाइए, क्योंकि संविधान के ज़रिए ही आप देश को चलाएंगे, उसके बगैर तो देश चलाने की कोई सूरत नहीं है। तो भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी एक समिति को सौंपी गई और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन का जो पद है, इस संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष का पद, वो भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया, उनको ये कार्यभार सौंपा गया। हालांकि इस समिति का हवाला देते हुए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि संविधान का निर्माण तो एक सभा समिति ने किया था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले नहीं किया था। लेकिन ऐतिहासिक झरोके से इस बात के प्रमाण मिलते हैं, इस बात का पूरा ब्यौरा मिलता है कि जो सभा समिति में सदस्य थे
उनकी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ क्या थीं और उन्होंने उस संविधान को बनाने के लिए क्या कार्य किया। स्वयं संविधान सभा में सदन के समक्ष रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिन लोगों ने जितना कार्य किया उनके बारे में बताया, और संविधान सभा को भी इस बात का पूरा आभास था कि यह संविधान को बनाने का कार्य मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। इसीलिए संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इस बारे में तारीफ़ की। उनकी मेहनत, उनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद जो संविधान बनाया गया और जिस प्रकार का संविधान बनाया गया उसके लिए तारीफ़ की गई। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर उस समय जो कि सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत को आज़ाद कराना है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी जो सामाजिक समानता की जो मांगें थीं उन पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो कि ये दर्शाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक सच्चे देशभक्त थे, देश के सच्चे सपूत थे। अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने समाज की आज़ादी की बात को लेकर वहाँ अड़ जाते और अपने लोगों के लिए जिस प्रकार से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग उठी और गांधी एंड कंपनी ने उस मांग को स्वीकार कर लिया, मुसलमानों और हिंदुओं का जो भेद था आपस में वो तो कुछ भी नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा गंभीर भेद अछूतों और सवर्णों के बीच में था। मुसलमान और हिंदू आपस में छुआछूत का भेदभाव नहीं करते थे, वो आपस में मिल बैठ सकते थे, खा पी सकते थे, आपस में शादी विवाह भी कर रहे थे। लेकिन जो भेद भारत की सामाजिक व्यवस्था में बहुत गहराई से था, जिसको कभी भी भरना संभव नहीं था, अगर उसकी बात परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गांधी एंड कंपनी के सामने करते, अंग्रेज़ों के सामने करते, तो निश्चित रूप से उस मांग को भी अंग्रेज़ मानने के लिए मजबूर होते। उस मांग को भी गांधी एंड कंपनी को मांगना ही पड़ता। हालांकि पूर्व में जो पूना पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट में गांधी एंड कंपनी ने, हिंदुओं ने यह दर्शाने का कार्य किया, क्योंकि अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस समय अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए अपने समाज को सुरक्षा प्रदान करते हुए, ताकि बहुत भारी पैमाने पर हिंसा ना हो, उस हिंसा में उनके लोग ना मारे जाएं, उनकी बहन बेटियों की आबरू की रक्षा हो सके, इसलिए उन्होंने एक उचित निर्णय लेते हुए पूना पैक्ट किया था। क्योंकि जो आशंका उस समय बाबा साहेब ने देखी, उसका तांडव भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान आपने देखा कि किस तरह से इस बंटवारे के दौरान लाखों हिंदू मारे गए, लाखों मुसलमान मारे गए। क्योंकि ये जो वर्ग संघर्ष है ये उन्माद से भरा होता है, इसमें एक दूसरे को पसंद नहीं किया जाता, बल्कि एक दूसरे के प्रति घृणा और नफ़रत का माहौल अस्तित्व में होता है और उसको पैदा किया जाता है और उसको बढ़ाया जाता है। इसी बात को, इसी कष्टकारी अनुभव को भांपते हुए बाबा साहेब ने पूना पैक्ट किया था, उन्हें पूना पैक्ट करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने जो है अछूतों के लिए अलग से देश की मांग ना करते हुए भारत के संविधान में उन व्यवस्थाओं को करने का प्रयास किया जिसके माध्यम से ये जो वर्ग है, शोषित वर्ग, यह अपना उद्धार कर सके। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का संविधान लिखा गया, तो भारत की ये जो आज़ादी के जो मायने हैं उसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो भारत के समस्त नागरिकों को यह अधिकार मिला, हवा, जल, ज़मीन, आकाश, इसका अधिकार तो मिला, लेकिन इसका अधिकार केवल उतना मिला जितना कि सांस लेने के लिए ज़रूरी है। जिनके पास जितनी ज़मीन थी, जिनके कब्जे में जितनी ज़मीन थी, वो उनके कब्जे में बनी रही,
और जो ज़मीन से वंचित थे, जिनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं थी, कुछ भी खेत खलियान नहीं थे, उनके पास वैसा ही रहने दिया गया। इस बात की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर इस मामले में देखा जाए तो भारत के गरीब लोग, जो कि मुख्यतः अछूत लोग थे, SC ST समुदाय के लोग थे, इन्हीं लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, इन्हीं लोगों के पास संपन्नता नहीं थी। अगर इन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, संपन्नता नहीं थी, आर्थिक आज़ादी नहीं थी, तो ये कैसे कहा जाए कि ये लोग 1947 में या 1950 में आज़ाद हुए। यही स्थिति आज भी बनी हुई है। आज भी ये लोग आज़ाद नहीं हैं, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण, अपनी बेवकूफ़ी के कारण ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, ये भी आज़ाद हैं। और 15 अगस्त के दिन को जितना सेलिब्रेशन जो उस समय आज़ाद थे, यानी कि अमीर लोग आज़ाद थे, स्वर्ण लोग आज़ाद थे, वे लोग आज़ाद थे उस समय। वो लोग आज़ाद हुए अंग्रेज़ों की गुलामी से। तो जिस तरह का सेलिब्रेशन वो लोग नहीं करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त सेलिब्रेशन 15 अगस्त के दिन, भारत की आज़ादी के दिन ये लोग करते हैं। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं आरक्षण पर। अब तक हमने चर्चा की कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों। तो जब भारत की आज़ादी के समय सभी नागरिक समान नहीं थे, सभी नागरिक आज़ाद नहीं हुए, केवल अंग्रेज़ों की गुलामी से पूरा भारत आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों की गुलामी से ना केवल सवर्ण लोग आज़ाद हुए, अछूत भी आज़ाद हुए, स्त्रियां भी आज़ाद हुईं, गरीब भी आज़ाद हुए, केवल अंग्रेज़ों की आज़ादी से। लेकिन अछूतों के ऊपर सवर्णों की गुलामी थी, उससे आज़ादी नहीं मिली। महिलाओं के ऊपर पुरुषों की गुलामी थी, उससे आज़ादी नहीं मिली। और गरीबों के ऊपर अमीरों की गुलामी थी, उससे उनको आज़ादी नहीं मिली। लेकिन इन सभी की आज़ादी की व्यवस्था धीरे धीरे करने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए। इसी के अंतर्गत जो अछूत समाज है, महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। मुख्य तौर पर अछूत समाज के लिए यह व्यवस्था की गई आर्टिकल 341, 342 के माध्यम से। और बाकायदा इनकी स्थिति को देखने के लिए आर्टिकल 338, 339 में कमीशन का निर्माण किया गया, कमीशन की व्यवस्था की गई कि भारत की सरकार समय समय पर SC और STs के स्थितियों को जायज़ा लेने के लिए कमीशन बनाएगी, और वे कमीशन अपनी सिफारिश के साथ में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को पेश करेंगे, और भारत सरकार उन रिपोर्टों के आधार पर आर्टिकल 341, 342 के तहत आरक्षण की व्यवस्था करेगी। यह आरक्षण की व्यवस्था भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। लेकिन इस आरक्षण की व्यवस्था में ये बात कही नहीं थी कि भारत के नागरिकों को, जो कि ऑलरेडी उस समय विभिन्न वर्गों में टूटे हुए थे, भारत के संविधान के माध्यम से जिनको इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। भारत के समाज को इकट्ठा करने के प्रयास के तहत भारत का संविधान उन्हें SC वर्ग कह के संबोधित करता है, उन्हें ST वर्ग कह के संबोधित करता है, उन्हें OBC वर्ग कह के संबोधित करता है। ये जो SC, ST और OBC कहने का जो उद्देश्य है संविधान के भीतर, इसका यही कारण है, यही उद्देश्य है, ताकि भारत के नागरिक जो विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं वो आगे और ना बटें, बल्कि वो इकट्ठा होने लग जाएं, संगठित होने लग जाएं, और वे संगठित होकर अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। अभी तक ऐसा ही हो रहा था।
आर्टिकल 341, 342 के तहत जो SC/ST समाज था वो इकट्ठा होने का प्रयास कर रहा था। इकट्ठा होकर उसके लिए जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उनकी जहाँ पर अवहेलना होती थी उसके लिए आंदोलन करता था, आवाज़ उठाता था, सरकार पर दबाव बनाता था और सरकार को मजबूरी में उनके लिए व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता था। सामान्य वर्ग आरक्षण के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता रहा है, उसको नकारता रहा है, यहाँ तक कि इस आरक्षण की व्यवस्था को नकारने के लिए वो यहाँ तक कह देता है कि भारत में तो जाति व्यवस्था है ही नहीं, भारत में जातिवाद नहीं है। लेकिन कभी भी पूरी ईमानदारी के साथ इस सामान्य वर्ग ने, इस अगड़ा वर्ग ने अपने गलेमान में झांकने का काम नहीं किया, अपने आप से ईमानदारी से एक सवाल नहीं किया कि क्या वास्तव में भारत के अंदर जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें जातिवाद है या नहीं है। और जातिवाद है, जातिवाद की घटनाएं हो रही हैं, जातिवाद के आधार पर शोषण अत्याचार हो रहा है और ये कितनी लंबी गुलामी है। इस वर्ग को जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत शिक्षा हासिल करने से रोका गया। साफ साफ धर्म ग्रंथों में आज भी पढ़ सकते हैं, ये अगड़ा वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना चाहते नहीं हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक अवधारणा है, इनकी एक अपनी सोच बन चुकी है, उसके विपरीत जाना नहीं चाहते। जो जिस वर्ग को पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया गया, धन कमाने से वंचित कर दिया गया, और ये कोई 1 साल के लिए या 10 साल के लिए या 100 साल के लिए नहीं, हजारों सालों तक लगातार उन पर यह अत्याचार और शोषण होता रहा। हजारों साल तक उनको मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया। तो ऐसे समुदाय को, ऐसे वर्ग को अगर उनकी रक्षा के लिए, उनके समुचित विकास के लिए भारत का संविधान आरक्षण की व्यवस्था करता है, तो उस पर अगड़ा वर्ग के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को आपत्ति क्यों होती है? क्या उनके अधिकारों को छीना जा रहा है? अगर वास्तव में उनके अधिकार छीने जा रहे हैं तब भी एक बात समझ में आती है कि हाँ, ऐसा वो विरोध कर सकते हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि अभी भी ये जो अगड़ा वर्ग है, सामान्य वर्ग है, ये जो अछूत वर्ग जिसे कहते हैं, SC/ST जो समाज है, इसके साथ में आज भी भेदभाव कर ही नहीं रहा है, बल्कि उसके अधिकारों पर ऐश मौज कर रहा है। आज भी अगर आंकड़े उठाकर देखें तो इस देश का उद्योग किसके हाथ में है, इस देश का प्रशासन किसके हाथ में है, इस देश की नौकरियां किसके हाथ में हैं, इस देश की राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में है। ये सभी बातें जब आंकड़ों के माध्यम से हम विचार करें इन पर, तो हमें साफ साफ सारा दृश्य बिल्कुल स्पष्ट होने लगता है कि अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग भारत में मानव कहलाने लायक स्थिति में नहीं आ पाया है। इस पर अगड़ा वर्ग को, सामान्य वर्ग को शर्मिंदा होना चाहिए कि वो अपने आप को सामान्य कहता है, अगड़ा कहता है, बड़ा कहता है, तो यह उसका कर्तव्य होना चाहिए कि अपने छोटे भाई को या जो उनसे नीचे स्तर पर हैं उनको हाथ बढ़ाकर उनको आगे लाने का काम करे, उनको सपोर्ट देने का काम करे। ऐसा करने के बजाय आरक्षण की केवल आलोचना करना, ये बहुत ही दुखदायी है। तो अब जब हमने आरक्षण को अच्छी तरह समझ लिया है, तो जो आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, 2004 में पंजाब सरकार के द्वारा जो कभी एक आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी अपने राज्य में, जिसमें मजहबी सिखों और वाल्मीकि समाज को ऐसी कैटेगरी के अंदर ही सब कैटेगराइज करके आरक्षण की व्यवस्था की थी अलग से, तो उसको जब 2004 में चैलेंज किया गया, तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने समानता को आधार बनाते हुए उस आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया था। उसके बाद पंजाब राज्य, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी गए, जहाँ पर कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आर्टिकल 141 का हवाला देते हुए ये कहा कि 2004 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके विरोध में हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकता, कोई सुनवाई नहीं कर सकता। उसके बाद
यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में आया 2006 में। उसके बाद 2006 में एक और नया कानून बनाया पंजाब सरकार ने, और उस नए कानून पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आईं, जिसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा। और अभी जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आरक्षण के ऊपर, उसमें जो 2004 में सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की जो बेंच थी, उसको 7 जजों की बेंच ने पलटते हुए यह निर्णय दिया कि अब SC ST समुदाय के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। सब कैटेगराइजेशन मतलब कि उनकी संख्या के आधार पर अगर राज्य को लगता है कि वहाँ पर सब कैटेगराइजेशन किया जाना ज़रूरी है, और सब कैटेगराइजेशन यानी बंटवारा करके उसके अनुपात के आधार पर उतना आरक्षण देना ज़रूरी है, तो राज्य ऐसा कानून बना सकता है, ऐसा उसको अधिकार दिया है। साथ में ये भी कहा गया कि राज्य सरकार जब ऐसा करेगी तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है उसके अंतर्गत आएगा। अब समस्या ये खड़ी होती है, या प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, क्या भारत के संविधान की गरिमा, भारत के संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य, लक्ष्य के अनुरूप है या उससे भिन्न है। भारत का संविधान जहां भारत के नागरिकों को इकट्ठा होने के लिए, संगठित होने के लिए जो विभिन्न जातियां हैं उनको समाप्त करके या उनको सूचीबद्ध करके केवल SC ST और OBC कहकर संबोधित करता है, वहीं पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था कर दी है कि अब फिर से जिसको SC कहा गया तो उसको SC के अलावा वाल्मीकि, जाटव, चमार, मेघवाल, रैगर, खटीक ये कहकर जो है संबोधित किया जाए, और इसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था भी की जाए। अभी तक भी जो भारत के संविधान की जो भावना थी कि भारत के नागरिकों को इकट्ठा किया जाए, संगठित किया जाए, उनमें एकता की भावना को पैदा किया जाए, जो उनके बीच में जातिवाद की, असमानता की जो भावना थी उसको ख़त्म किया जाए, तो जब रिजर्वेशन के लिए जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, उस सर्टिफिकेट पर केवल SC लिखकर सरकारें जो हैं सर्टिफिकेट इशू नहीं करती थीं, बल्कि SC के साथ में जो जाति है, चमार जाति है, जाटव है, वाल्मीकि है, रैगर है, खटीक है, उस जाति का नाम लिखकर उस सर्टिफिकेट को इशू करती थी, जो कि उस व्यक्ति जिसके लिए सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसके लिए वो एक जो विशिष्ट पहचान जिसको समाप्त करने का काम संविधान में किया गया, तो वो काम जो जारी रहा। लेकिन अब और भी भयंकर स्थिति जो है सुप्रीम कोर्ट ने पैदा कर दी है कि अब जो मनुवादी सरकारें हैं, जो हिंदू धर्म के आधार पर मनुस्मृति को इस देश में लागू करना चाहती हैं, मनुस्मृति को लागू करके वो एक समाज का शोषण करना चाहती हैं, उसको हमेशा के लिए साधनों से, संसाधनों से वंचित रखना चाहती हैं, उन्हें अपना गुलाम बनाए रखना चाहती हैं, तो उनके लिए अब रास्ते खुल गए हैं। अब अगर अनुसूचित जाति में 50 जातियां शामिल हैं तो 50 जगह आवाज़ उठेगी, 50 जगह आंदोलन चलेंगे, और हर एक आंदोलन उसी SC की दूसरी जाति के खिलाफ आंदोलन चल रहा होगा। दोनों जातियों के बीच में द्वेष, घृणा का माहौल पैदा होगा, प्रतिशोध का माहौल पैदा होगा। इतना भयंकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय के माध्यम से दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के केंद्र सरकार जो कि मनुवादी सरकार है, जो कि उसकी नीति रही है फूट करो, फूट डालो और राज करो, इसी नीति को इम्प्लीमेंट करने का यहाँ पर प्रयास किया है। भारत सरकार कोई भी कानून बनाती है उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा सकते हैं,
लोगों के प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं और वे उस कानून को बदलवा सकते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो भारत की संसद है, केवल उसको ही भारत के लोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। भारत की संसद जो भी कानून बनाती है उसका आधार संविधान होता है। संविधान की भावना, संविधान के प्रावधान, संविधान की प्रस्तावना, संविधान का लक्ष्य, संविधान संसद के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों का आधार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है वो संविधान के रक्षक के तौर पे की गई है। यदि संसद कानून बनाते समय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही हो, संविधान की मर्यादा को तोड़ रही हो, संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों की अवहेलना कर रही हो या उनके विपरीत जाकर कानून बना रही हो, तो उसको देखने का काम भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट को संविधान की रक्षा में तैनात किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से यह जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इससे एक बात यह समझ में आती है कि जो अधिकार आर्टिकल 341, 342 के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को दिया गया, भारत की सरकार को दिया गया, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कानून बनाने का अधिकार, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है। हस्तक्षेप करके न केवल संसद के उस अधिकार पर प्रहार किया है, बल्कि जिस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट की तैनाती की गई है, यानी संविधान की रक्षा के लिए, उस रक्षा को स्वयं से ही उसने तार तार कर दिया है। उसने खुद से ही संविधान के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया है। संविधान की मूल भावना कि भारत के लोग संगठित रहें, यह देश एकता के सूत्र में पिरोया जा सके, यह देश अखंड रहे, इसको तोड़ने का काम भारत की संसद ने नहीं बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन इन कैटेगरीज का जो मामला है, ये मामूली मामला नहीं है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम आएंगे और इसके लिए एक विशेष आंदोलन को चलाए जाने की बहुत भारी आवश्यकता है। बहुत से लोगों ने बार बार संविधान की प्रतियां जलाने पर संविधान को नष्ट किया जाना कहा, संविधान को ख़त्म कहा जाना कहा। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि संविधान की प्रतियां जलाने से संविधान नष्ट नहीं होता, लेकिन संविधान के प्रावधानों, संविधान की मूल भावना, संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए उद्देश्यों और लक्ष्यों को न मानना या उसके विपरीत कार्य करना, उसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देना, उसके विपरीत संसद द्वारा कानून बनाना, इन सब बातों से भारत का संविधान नष्ट होता है। भारत के लोगों को आज संगठित होकर, इकट्ठे होकर इस बात की आवश्यकता है कि आज भारत के संविधान को बचाने का वह महत्वकारी काम करें। अन्यथा यह संविधान तो नष्ट हो ही रहा है, इस देश की एकता, अखंडता भी नष्ट होने जा रही है। यह देश गृह युद्ध की आग में इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के द्वारा झोंक दिया गया है। अब इस गृह युद्ध से इस देश के लोग खुद अपने आप को बचा सकते हैं। इन्हें बचाने के लिए कोई बाहर का तंत्र नहीं आएगा, बल्कि भारत के लोगों को अपने स्वयं के विवेक से काम लेना होगा और इस जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जो हमारे महापुरुषों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, विशेष तौर पर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने कहा कि भारत का इतिहास बौद्ध धर्म का इतिहास है, भारत के लोगों को बौद्ध धर्म को अपनाना होगा। अगर वास्तव में भारत को एक राष्ट्र की तरह पूरी दुनिया में रहना है, एक राष्ट्र बनना है, तो उन्हें बौद्ध धर्म ही एक राष्ट्र होने का अनुभव करा सकता है। बौद्ध धर्म के अलावा दूसरा कोई अन्य धर्म नहीं है जो उनको एक राष्ट्र के रूप में, एक सूत्र में पिरो सके, एकता स्थापित कर सके, इनके देश को अखंड रख सके। इसीलिए साथियों, मैं पुनः यही निवेदन करूंगा। मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरे कहने से आप जो है बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि बौद्ध धर्म को आप समझने का प्रयास कीजिए। ज्यों ही आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आप बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और बौद्ध धर्म को अपनाना
प्राकृतिक धर्म को अपनाना है। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा नियम नहीं है जो आपको दूसरे लोगों से बांटता हो, दूसरे लोगों से अलग करता हो। हाँ, एक चीज़ तो है, एक नियम तो है, वो है अच्छे और बुरे का नियम, जो हमेशा से रहा है। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, इसकी वैचारिकी आपके भीतर वो पैदा कर देगा, बता देगा कि आपका जो कर्म है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही हैं या गलत हैं। केवल यही हमारा आधार होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई नियम, कोई आधार हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसको शेयर अवश्य करें और मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और किस प्रकार और भी इस वीडियो को अच्छा बनाया जा सकता था। जय भीम, नमो बुद्धाय।